नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 221 में पुस्तकालय और सूचना समाज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ये पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें मैं इस टॉपिक का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये चौथा वीडियो होगा, पार्ट 4। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप देख लें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। आप प्रीवियस पेपर के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। और दोस्तों, ये वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले मैं 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें लाइब्रेरी का इतिहास, कॉपीराइट, सेंसरशिप, ये सब टॉपिक को डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप देख लें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें प्रतिदिन अब नए नए टॉपिक की वीडियो ला रहा हूँ जो हिंदी मीडियम में डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी। आप देख सकते हैं इसमें वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ये इस जो वर्ड मैं बोलता हूँ वो स्क्रीन में दिखाई भी देती है, जिससे क्या होगा कि आप उसका नोट्स बना सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि नोट्स अगर एग्ज़ाम के टाइम में आप खुद के बने नोट्स को देखते हैं तो वो याद होने की संभावना बहुत अधिक होती है, और एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचा दें जो लोग लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर चुके हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पे उस तरह की वीडियो अवेलेबल नहीं है जो हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो। वर्ड बाय वर्ड मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाऊँगा, उसे एक्सप्लेन करता हूँ और उसे मैं दिखा भी देता हूँ, ताकि अगर कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप वहाँ से स्क्रीन से देख के नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के चौथे सूत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा सूत्र क्या है? पाठक के समय की बचत। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पुस्तकालय में जब भी कोई पाठक जाता है तो वहाँ पे पढ़ाई करने जाता है, तो समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी, सभी के लिए समय का उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस पाठक की समय कैसे बचाया जाए, ये जानकारी आज हम लोग को मिलेगी, ठीक है। डॉक्टर रंगानाथन ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण चतुर्थ सूत्र पाठक की समय की बचत दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये सब हम लोगों को पता ही है। दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर रंगानाथन के बारे में एक बार हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। ये काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों इन्होंने पूरा लाइब्रेरी का जो इतिहास है या फिर लाइब्रेरी का सिस्टम है वो पूरी दुनिया में चेंज करके रख दिया है। तो इनके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि लाइब्रेरियन, देखिए आप सभी को तो ये तो पता ही है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी किन्हें कहा जाता है, तो मिस्टर रंगनाथन को कहा जाता है। तो इनकी जीवनी के बारे में, इनके जो हैबिट थे उनके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अगर आप लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं या फिर आप लाइब्रेरियन बन भी चुके हैं, फिर भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि बिल्कुल आप इंटरेस्टेड हैं, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द उनके बारे में डिटेल में उनकी जीवनी का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे काफ़ी अच्छा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू रहते हैं। एक पुस्तकालय के पास सभी संसाधनों के होते हुए भी यदि पाठक को उसकी पसंद की सामग्री के लिए बहुत इंतजार करना पड़े या खोजने में बहुत समय लगे तो उस पुस्तकालय का कोई औचित्य नहीं है, और ऐसे पुस्तकालय में पाठक भी संतुष्ट नहीं होगा, वह दूसरा कोई साधन खोजेगा। देखिए, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी लाइब्रेरी में कोई पाठक जाता है और वहाँ पर जाने के बावजूद भी उसे बुक ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है या फिर काफ़ी समय लगता है, तो फिर वो दोबारा उस लाइब्रेरी में जाना नहीं चाहेगा। वो इसलिए नहीं जाना चाहेगा क्योंकि लाइब्रेरी वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन जो पढ़ाई करने का जो टाइम होता है वो उसे बुक ढूंढने में निकल जाएगा, तो वो लाइब्रेरी क्यों जाएगा। तो दोस्तों, पाठक का कीमती समय कैसे बचाया जा सके, कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि पाठक का समय कैसे बचाया जाए, वो हम लोग को जानकारी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये लाइब्रेरियन करने के बाद कल को लाइब्रेरियन बन जाते हैं और वहाँ पे अगर ये सब रूल हमें पता नहीं होगी तो क्या होगा कि काफ़ी समस्या होगी, आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और क्या होता है कि अगर आप लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, ना कि ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पॉइंट को आप अच्छा से देख के अच्छी तरह से समझ लें, नोट्स कर लें, ठीक है। नोट बना लें। नोट्स बनाने से क्या लाभ होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और ये सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं जानना चाहिए,
बल्कि इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करनी होगी, क्योंकि देखिए लाइब्रेरियन का बहुत बड़ा कैरियर होता है। इसका कैरियर विस्तार के बारे में भी हम लोग एक बार बहुत जल्द ही जानकारी लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं सोच रहा था कि जब भी इस चैनल में मुझे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे 100, तो मैं एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा लाइब्रेरी के ऊपर, जो कि हो चुके हैं। काफ़ी कम टाइम में मुझे इस वीडियो में 100 सब्सक्राइबर मिल गए हैं। तो दोस्तों आप लोग, ये सब आप लोगों की सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कृपया करके इस चैनल को अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं या इस वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बता देंगे। देखिए, मुक्त प्रवेश प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं ओपन एक्सेस सिस्टम, ये क्या है? समय बचाने का एक पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, ध्यान से आप सुनेंगे। और दोस्तों वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखते तो आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं या एक बार भी अगर अच्छे से देख लेते हैं, तो अगर आप एग्जाम में जाते हैं और ये क्वेश्चन आती है, तो अगर आप सुने हैं ना, तो कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप खुद से वहाँ पे बना के लिख सकते हैं। जब तक आपको टॉपिक ही नहीं पता रहेगा तो आप बनाएंगे कैसे, क्या लिखेंगे? मान लीजिए 5 सूत्र के बारे में अभी लिखना है, वो 5 सूत्र क्या है? बस एक एक लाइन का सूत्र है, और वो सूत्र का यहाँ पे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो अगर आप समझ जाएंगे सिर्फ सूत्र कि उस सूत्र में कहना क्या चाहता है, कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या होगी। ऐसा लोग कहते हैं कि लाइब्रेरियन की रिजल्ट बहुत ख़राब होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि हम लोग बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। और इग्नू की जो कॉपी चेक होती है वो हाई क्वालिफाइड टीचर चेक करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप बस डिटेल को जान लें, आप एक बार सुन लें, और सुनने के बाद अगर आप वो आंसर को लिखेंगे, वो अपने लैंग्वेज में ही लिखें आप, तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट ख़राब होगी। और ये जो सबकी मानसिकता होती है, क्योंकि मैं भी बहुत सारा ऐसा सुना हूँ कि इग्नू में BLIS करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये आंसर देख लें, आप पिछले क्वेश्चन मिलाएं और इसके बाद एग्ज़ाम दें, तो रिजल्ट खुद आपको पता चल जाएगी कि डिफ़िकल्ट होती है इग्नू से पास करना ईजी होती है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। इस बारे में पहले भी लिखा जा चुका है कि मुक्त प्रवेश प्रणाली चतुर्थ सूत्र किस प्रकार सहायक हैं। यदि हम बंद प्रणाली रखेंगे तो पाठक की कतारें बढ़ेगी, कर्मचारी किताब निकाल निकाल कर देगा, जिससे उनका भी समय नष्ट होगा। कई पाठक मुक्त प्रणाली के साथ पुस्तक खोज सकते हैं। मुक्त प्रणाली में पाठक अव्यस्त हो जाता है और सीधे अलमारी पर जाता है, अपनी पसंद की पुस्तक लेकर तुरंत आता है। इससे पाठक के साथ साथ कर्मचारियों की समय की भी बचत होगी। वह चतुर्थ सूत्र की पूर्ति व पालन करता है। देखिए, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी अलमारी में पुस्तकें को बंद करके रखेंगे और अगर कर्मचारी पुस्तक देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी पाठक आएंगे पुस्तकालय में, उनकी लाइन लगेगी, कतारें बढ़ जाएगी। और कतारें बढ़ने से क्या होगी कि इससे काफ़ी समय का बर्बादी होगी, वो पाठक की भी और कर्मचारी की भी। तो अगर वहाँ पे कोई एक पाठक न्यू जाता है तो वो, अगर टाइम बहुत वेस्ट होता है तो दोबारा वहाँ पे जाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए अलमारी को खोल के रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि पाठक जाएंगे और अपने पसंद की बुक खुद से लेके आएंगे। तो यही चौथा जो सूत्र है इसका, ये चौथा सूत्र की पूर्ति का यही पालन करता है कि किसी तरह से पाठक का समय को बचाया जाए। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम लोग, वर्गीकरण तथा सूचीकरण, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। देखिए, कैटलॉगिंग के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं अभी एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखिए 2 to 7 में कैटलॉगिंग के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन से समय की बचत कैसे होती है। देखिए, ये दोनों वर्गीकरण व सूचीकरण पाठक को उनकी पसंद की पुस्तक तक पहुंचाने में सहायक होती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए लाइब्रेरी में हजारों लाखों किताब हो सकती है, होती भी है। और उस बीच में जो किताब होती है, अगर किसी आप पाठक वहाँ पे भेज देंगे कि आप अपने पसंद की बुक निकालिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो बुक निकाल पाएंगे। तो इसके उनके सुविधा के लिए यहाँ पे कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन की जाती है, जो कि वहाँ पे लाइब्रेरी इंचार्ज होते हैं या लाइब्रेरियन होते हैं, उनके पास एक लाइब्रेरी कार्ड होती है, कैटलॉग होती है, जिसके माध्यम से वो आसानी से बुक तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, उनकी सहायता से पाठक कम से कम समय में अपने पसंद की विषय की पुस्तक के पास पहुंच जाता है, जिससे उनकी समय की बचत होती है। ठीक है, आदान प्रदान प्रणाली, इशू रिटर्न सिस्टम, पुस्तक को आदान प्रदान करने से कम समय लगना चाहिए। पुस्तकें आदान प्रदान करने में ब्राउन
व निवार पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। रजिस्टर के द्वारा बहुत समय लगता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आप बुक लेते हैं और बुक अगर आप रिटर्न करने जाते हैं तो पहले रजिस्टर मेंटेन होती थी, अभी भी होती है बहुत सारी लाइब्रेरी में, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत काफ़ी समय का बर्बादी होती है। आजकल तो कंप्यूटर द्वारा बार कोड प्रणाली से बहुत ही कम समय लगता है। जी हाँ, देखिए आजकल बार कोड स्कैनर होते हैं, वो जो डायरी में अगर एंट्री होती है तो जितनी देर में एक बुक का अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उतना देर में मेरे ख्याल से 10 बुक की रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं बार कोड के द्वारा। क्योंकि बार कोड तो आप लोगों को पता ही होगा, मॉल में आप देखे होंगे या फिर कहीं भी अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं तो आप देखिएगा कि आजकल मॉल में बार कोड का यूज होता है और कितने कम टाइम में अधिक से अधिक लोगों को उससे पेमेंट किए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पुस्तकालय अब कंप्यूटरकृत हो गए हैं और बार कोड प्रणाली का उपयोग पुस्तकालय के इस कार्य के लिए कर रहे हैं, जिससे कुछ सेकंड में ही आदान प्रदान हो जाता है। बार कोड प्रणाली के साथ साथ पुस्तकालय पुस्तकों की सुरक्षा के लिए RFID तकनीक का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बारकोड से क्या होगा कि जितने देर में वो एक बुक की एंट्री करेंगे उतने में 10 बुक को कंप्लीट कर सकते हैं बारकोड के द्वारा। तो ये टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और अभी भविष्य में और भी टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, पुस्तकालय की स्थिति, लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। जैसा कि हम लोग लाइब्रेरी इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइब्रेरी कहाँ पे होनी चाहिए, कैसी जगह में होनी चाहिए जिससे पाठक को किसी भी तरह की असुविधा न हो लाइब्रेरी पहुँचने में। तो इस बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए जब पाठक के समय बचाने की बात आती है तो शुरू से ही सोच समझकर पुस्तकालय की स्थापना ऐसे स्थल पर करना चाहिए जहाँ पर पाठकों को आने के क्रम में कम से कम समय लगे और उसकी समय की बचत हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए सपोज अगर आप एक पब्लिक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं और लाइब्रेरी को आप ऐसे जगह में अगर आप ओपन करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग यानी आने जाने की सुविधा ना हो, तो कोई भी पाठक अगर वो लाइब्रेरी जाता है तो उसे काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी लेट पहुंचेगा। लेट पहुंचने से क्या होगा कि समय की बर्बादी होगी, जो कि चौथा सूत्र के खिलाफ है। ठीक है, चौथा सूत्र में क्या मिस्टर रंगनाथन ने क्या कहा था कि पाठक के समय की बचत हो। संदर्भ सेवा, जिसे रेफरेंस सर्विस कहते हैं। देखिए, संदर्भ सेवा भी पाठक का समय को बचाने का कार्य करती है। संदर्भ सेवा विभाग के कर्मचारी पाठकों को निर्देश देते हुए उनकी सहायता करते हैं। वह पाठकों व पुस्तकों व पाठकों के बीच कड़ी का काम करते हैं। पाठकों को इधर उधर घूमने से बचाकर उनकी पसंद की पुस्तक तक पहुंचाकर उनका कीमती समय का बचत करते हैं। देखिए, जो वहाँ पे लाइब्रेरियन होते हैं, वो लाइब्रेरियन और पाठक ये दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों कड़ी का काम करते हैं। देखिए, जो पाठक को पुस्तक से मिलाना और पुस्तक को पाठक से मिलाना, ये कड़ी के इनके बीच की कड़ी लाइब्रेरियन ही होते हैं। तो एक लाइब्रेरियन को ये नॉलेज तो होनी ही चाहिए और होती भी है कि किस तरह से हम वो बुक को पाठक तक पहुंचाए जिससे पाठक का समय की बचत किया जा सके। प्रलेखन सेवाएं, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। ठीक है, पुस्तकालय पुस्तकालय कर्मचारी पर्दे के पीछे बहुत सारी तैयारी करते हैं जो पाठक का समय बचाने के लिए की जाती है। करेंट अवेयरनेस सर्विस। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग लाइब्रेरी को देखते हैं कि वो बुक अरेंज वे में होती है, तो अरेंज वे में तो हमें दिख जाती है, बुक अरेंज की हुई रहती है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत होता है। जो लाइब्रेरियन होते हैं वो बुक को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, वो DDC क्लास में हम लोग जानेंगे कि कौन सी बुक कहाँ पे अरेंज की जाती है। CAS तथा SDI, ठीक है, सेवाएं पाठकों का समय बचाने का कार्य करती है। SDI तो ऐसी सेवा है जहां पाठक को पूरी पुस्तक देखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके पसंद की सामग्री का कोई टॉपिक इस सेवा पर अपने आप मिल जाता है। अलमारियों की व्यवस्था, सेल्फ अरेंजमेंट। देखिए, अलमारी जो होती है पुस्तकालय में, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए हर एक टॉपिक के लिए, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बुक होती है तो उसके लिए अलग अलमारी होनी चाहिए, ज्योग्राफी की अलग होनी चाहिए। देखिए, पुस्तकालय में अलमारियों की व्यवस्था क्रमानुसार होनी चाहिए जहाँ पाठक जहाँ भी जाना चाहे जा सके, पाठक को कोई असुविधा न हो। वह आकर्षित करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, पाठक को किसी भी प्रकार की दुविधा इस व्यवस्था में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर पुस्तकालय में जाते हैं तो वहाँ पे जो
चलने की जगह होती है कि अगर कोई पाठक किसी भी अलमारी तक पहुंचना चाहता है तो उसे रास्ता में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर बाधा होती है तो क्या होगा, पाठक का समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो उसे ऐसी जगह अरेंज करनी चाहिए कि पाठक आसानी से जो बुक ढूंढना चाह रहा है वो उन्हें आसानी से मिल जाए। ठीक, निर्देशों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टेक गाइड। ठीक है, पाठकों के निर्देश के लिए जगह जगह पर गाइड निर्देश लगाना चाहिए। देखिए, लाइब्रेरी जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर हम कोई छोटा लाइब्रेरी देखते हैं, लेकिन लाइब्रेरी तो बहुत विभिन्न प्रकार की होती है, काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी होती है। तो जो बहुत विशाल लाइब्रेरी होती है उसमें क्या होता है, पाठक को ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सा अलमारी में जाना है। तो ये हर जगह एक चार्ट बना के लगा देना चाहिए कि ये लाइब्रेरी वहाँ पे है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं, कभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, उसमें सब लिखा हुआ होता है कि रूम नंबर वहाँ पे ये है, ब्लॉक ये है, फ्लोर नंबर ये है। तो उस तरह से एक लाइब्रेरी में भी होनी चाहिए। पुस्तक का क्रम क्या है, कहाँ पर कौन कौन सी पुस्तक विभाग है, वर्ग संख्या के विषय का निर्देश होना चाहिए जिससे अन्य सामग्री तक जल्दी पहुंचा जा सके। इससे पाठकों की समय की बचत होगी व चतुर्थ सूत्र की पूर्ति व पालन होगी। आजकल पुस्तकालय डिजिटल युग में अपने होम पेज में एफ ए क्यू तो आप लोगों को पता ही होगा कि एफ ए क्यू से आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, द्वारा भी इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये चौथा सूत्र हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब चलिए दोस्तों, आज वीडियो को थोड़ा मैं बड़ा ही बना देता हूँ, जिससे क्या होगा कि टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगी और कल इसका जो सारांश है वो सारांश कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बाय मिस्टेक चौथी सूत्र यहाँ पे टाइप हो गई है, ये है पांचवा सूत्र। ठीक है, पुस्तकालय एक वर्तनशील संस्था है, तो आप इसे नोट सेव करेंगे तो इसमें आप पांचवा सूत्र लिख देंगे। ठीक है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग पांचवा सूत्र पढ़े थे, अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पुस्तकालय एक निरंतर बढ़ने वाली संस्था है। समय के साथ पुस्तकालय के संग्रह, पाठक, भवन व कर्मचारी की संख्या में वृद्धि होती रहती है। जैसा कि दोस्तों हम लोग सभी को पता है कि देखिए अभी हम लोग लाइब्रेरियन कोर्स कर रहे हैं, तो ये लाइब्रेरियन में अभी बहुत सारे अभी लाइब्रेरी और खुल रही है। अभी सरकार भी काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं कि अभी ग्रामीण लाइब्रेरी भी ओपन की जा रही है। पाठक भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, नया नया बुक लॉन्च हो रही है, बुक लिखे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होती है कि अभी विभिन्न प्रकार के इसमें अभी और भी डेवलप होते जा रहे हैं। भले ही लाइब्रेरी की थोड़ी सी अभी सिस्टम चेंज हो रही है कि अभी डिजिटल लाइब्रेरी आ रही है, भविष्य में और भी विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरी के प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। जैसे शिशु के जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक आकार में वृद्धि होती है, साथ साथ उसकी वृद्धि का विकास होता है और पुरानी चीज़ों के स्थान नई चीज़ ले लेती है। जैसा कि मैं बताया दोस्तों कि देखिए लाइब्रेरी तो देखिए मेन लाइब्रेरी तो वही होती है कि एक कमरा होगी, वहाँ पे पुस्तकें होंगे, कर्मचारी होंगे, अलमारी होगी, वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं। लेकिन होती क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, उस तरह से लाइब्रेरी भी चेंज हो रही है। कि पहले क्या था कि अगर कोई बुक लॉन्च होती थी तो उसके लिए हमें ऑफलाइन जाके लेना पड़ता था, जिससे कभी स्टॉक भी ख़त्म होती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल अलग हो गई है। अभी क्या हुई कि देखिए स्टॉक ख़त्म की तो बात ही नहीं होती है ऑनलाइन में, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय का आकार निरंतर बढ़ता है और साथ ही नई नई तकनीकें का भी विकास होता है, समय अनुसार होता है। जब शिशु वयस्क हो जाता है फिर उसका विकास रुक जाता है, लेकिन पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा यदि ऐसा तो वह नाश की तरफ बढ़ रही होती है। किसी भी पुस्तकालय में निम्न प्रकार से वृद्धि होती है। देखिए कहने का दोस्तों मतलब है कि पुस्तकालय का विकास वृद्धि कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, पुस्तकालय हम सभी को पता है कि देखिए जब तक पुस्तकें हैं तब तक पुस्तकालय हैं। और दोस्तों मैं एक बार बिल्कुल सोच रहा था कि पुस्तकालय के बारे में जो कैरियर होती है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप लोगों तक अधिक से अधिक ये वीडियो को भेज के कमेंट करवाएं, तो मैं बिल्कुल बहुत जल्द सबसे बेहतर वीडियो बनाऊंगा जिसमें लाइब्रेरी की कैरियर मोटिवेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएंगे तभी ये संभव हो पाएगी। और आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल, क्योंकि नया चैनल अभी ओपन हुई है, ताकि मुझे भी लगे कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों की काम के है। ठीक है, देखिए पुस्तकालय में संग्रह में वृद्धि,
पुस्तकालय में हर वर्ष पुस्तकें बढ़ती है। पुरानी पुस्तकों के साथ साथ नए संस्करण पुस्तकों के आते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि देखिए प्रत्येक वर्ष बुक का एडिशन चेंज होता है, नई नई मार्केट में बुक आती है, नए राइटर बुक लिखते हैं। तो क्या होता है कि एक लाइब्रेरी में क्या होती है, पुरानी बुक भी होती है और नए बुक भी होते हैं। ठीक है, पुस्तकालय अपने आप में सबको समा लेती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम पुस्तकालय जाते हैं तो देखते हैं हमें कितना अच्छा फील होती है कि ये यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बुक होती है। देखिए हम सब लाइब्रेरियन कर रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों को बुक के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट है। जिससे बुक में इंटरेस्ट नहीं होगी वो लाइब्रेरियन कोर्स करेगा ही नहीं, और अगर करता भी है इनकेस तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें मन नहीं लगेगा। लेकिन लाइब्रेरियन दोस्तों जो इंटरेस्ट से, जिन्हें बुक से काफ़ी लगाव होता है, उनके लिए बहुत बेस्ट कोर्स है लाइब्रेरियन। क्योंकि जो आपका पैशन है वो प्रोफेशन बन जाती है। इसके बारे में तो हम लोग को सबको पता ही है। देखिए पुस्तकालय का पाठकों की वृद्धि। पुस्तकालय का 5वां सूत्र कहता है कि अच्छे पुस्तकालय में हर वर्ष पाठकों की संख्या की वृद्धि होनी चाहिए। जब पुस्तकालय में वृद्धि होगी तो उनके बैठने के लिए स्थान, पढ़ने के लिए पुस्तकें तथा सेवा देने के लिए कर्मचारी की संख्या में वृद्धि होगी। शैक्षणिक संस्थाओं में समय समय पर नए कोर्स खुलने से भी उनके पुस्तकालय में पाठकों की वृद्धि होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या कि देखिए आने वाले टाइम में पुस्तकालय की संख्या और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नए नए कोर्स आते हैं। और कोर्स आती हैं तो क्या होती है, पुस्तकें आती हैं। पुस्तकें आती हैं तो क्या होती है, लाइब्रेरी में वो पुस्तकें होती है, और लाइब्रेरी में पुस्तकें होंगी तो वहाँ पे जो कर्मचारी है उनकी भी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को ये पता है कि लाइब्रेरियन का कोर्स का शुरुआत कैसे हुई, लोग ये लाइब्रेरियन शब्द कहाँ से आया, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नहीं पता है तो भी बताएं, मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसके पीछे बहुत बेस्ट मोटिवेशन छिपा हुआ है। लेकिन अगर आप वो जानकारी मुझे देंगे कि अगर आप वो देखना चाहते हैं तभी मैं बोल पाऊँगा। ठीक है, तभी मैं बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो बिल्कुल बेहतर तरीके से होगी। देखिए पुस्तकालय के आकार में वृद्धि। पुस्तकों के संग्रह बढ़ने के साथ साथ और पाठकों की संख्या वृद्धि के साथ साथ पुस्तकालय का आकार भी बढ़ रहा है। इसलिए पुस्तकालय भवन बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में आकार बढ़ाने में कोई परेशानी न हो, बिना परेशानी आसानी से आकार में वृद्धि किया जा सके। देखिए जब भी कोई पुस्तकालय बनाई जाती है तो जो पुस्तकालय बनाते हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि भविष्य में पुस्तकालय का आकार में वृद्धि होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि देखिए बहुत विभिन्न प्रकार के प्रत्येक वर्ष नए नए बुक आते हैं। वो बुक रखने के लिए हमें जगह चाहिए, और जगह के लिए लाइब्रेरी का आकार को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। पुस्तकालय कर्मचारी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए जो अभी लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में वो लाइब्रेरियन बनेंगे। देखिए कर्मचारी का कर्तव्य तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हम लोग को पता भी है। अगर आपने मेरे पूरे वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को आप देख लेंगे। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। बस एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके ये दिमाग में फिट हो जाएगा। और अगर आप इनकेस एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो 10 मार्क्स की आती है, आपको 7-8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए जब पुस्तकालय की आकार बढ़ेगी तो उसका बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। इसका अर्थ है कर्मचारियों की संख्या नई नई सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ बढ़ने से है। हमें नए शिक्षित कर्मचारी नियुक्त करना होगा जिससे पुस्तकालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। कहने का मतलब दोस्तों है, देखिए प्रशिक्षित कर्मचारी का मतलब क्या होता है। प्रशिक्षित कर्मचारी का मतलब क्या होता है कि उन्हें उस डिपार्टमेंट की नॉलेज है, और उसी नॉलेज को लेने के लिए अभी यहाँ पे लाइब्रेरियन पढ़ाई की जा रही है। लाइब्रेरियन पढ़ाई देखिए DLIS होता है, BLIS एंड MLIS, जैसा आप लोगों को पता ही है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप DLIS करते हो तो आप जूनियर लाइब्रेरियन, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, मतलब लाइब्रेरी को सहयोग करते हैं, वो बनते हैं। बैचलर लाइब्रेरी जैसा कि अभी आप सब लोग कर रहे हैं। उसके बाद मास्टर होती है, मास्टर के बाद इसमें आप PhD करके रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है। देखिए अन्य क्षेत्रों में वृद्धि का तात्पर्य क्या है कि पुस्तकालय के सभी विभाग, चाहे पत्रिका विभाग हो, चाहे पुस्तक संग्रह हो और तकनीक विभाग, सभी में वृद्धि होती है। पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने की नई प्रविष्टियाँ बनती है जिससे सूची में वृद्धि होती है। उसके लिए भी स्थान होना चाहिए, अतः पहले से ही स्थान की व्यवस्था रखनी चाहिए।
जब पुस्तकालय के पाठकों में वृद्धि होगी तो पुस्तक की सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ेगी। जब संग्रह और पाठक पढ़ेंगे तो पुस्तक का आदान प्रदान की व्यवस्था भी बढ़ेगी। हमें ऐसी आदान प्रदान प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ज़्यादा समय न लगे और चतुर्थ सूत्र की पूर्ति हो। दोस्तों, जैसा कि हमने 5वां सूत्र तक कंप्लीट कर चुका है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 5 सूत्रों की उपाय देता। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग कल के वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन ये वीडियो बड़ा है दोस्तों उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपको एक दिन शायद वीडियो देख के अगर टाइम वेस्ट होती भी है तो इससे आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम तक आपको ये वीडियो सहयोग करेगी। तो दोस्तों, कल के टॉपिक में हम लोग वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 5 सूत्रों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल बिल्कुल 10 दिन पहले ओपन हुई है, तो ये चैनल में आप मुझे सपोर्ट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मेरा सहयोग करें, ताकि मुझे भी लगे दोस्तों कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इससे आप लोगों को हेल्प मिल रही है। हाँ, इसमें अभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होती होगी, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में बिल्कुल अभी न्यू हूँ, मुझे वीडियो बनाने की उतनी अधिक आइडिया नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि अभी तो ये 2 to 1 पढ़ रही है, अभी टोटल पढ़ाई हो जा रही है, अभी टोटल 9 पेपर हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो इसमें आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो आप मेरे अधिक से अधिक वीडियो को उन लोगों तक शेयर करते हैं जो वाकई में इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मैं बहुत जल्द एक वीडियो मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताएं, मैं एक मोटिवेशन वीडियो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट पे लाता हूँ, ताकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि मैं लाइब्रेरियन करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो उनका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं इसके कैरियर के बारे में जब बताऊँगा तो काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।